मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत इस वक्त निहायत ही अहम दौरों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पहले तुर्की गई, वहाँ पर अहम मुलाकातें हुई, वहाँ से क्या कुछ मिला, कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिलने वाली है, और उसके बाद इस वक्त मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ईरान में मौजूद है और ईरान में क्या कुछ होने जा रहा है, इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, ये बहुत ही अहम दौरा है और ख़ासकर भारतीय जारहियत के बाद जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क की अस्करी क़यादत जो है और सियासी क़यादत तुर्किया और फिर ईरान गई, वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी अहम टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को मिलने जा रही है, और बहुत सारे अहम मामला जो तय होने जा रहे हैं, उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब जो पाकिस्तान पर हमला किया था, उसके बाद से लेकर आज तक उसकी पूरी क़यादत मुँह छुपाए घूम रही है। और उन्होंने जो वफ़द तैयार किया, आपको सुनकर हैरानगी होगी, वो सारे का सारा वफ़द जो है उसका ज़ोर उन ममालिक की जानिब है जहाँ से उन्होंने असला लिया था, और असला ख़रीदने के बाद वो असला चला नहीं पाए हैं। यानी जहाज़ लिया फ्रांस से, उस पर आ गए, फिर वो बाकी ममालिक में जा रहे हैं, कहीं से उन्होंने बंदूक ली है, कहीं से गोली ली है, अपना तो वो कुछ बना नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का वफ़द जो है फातिहाना अंदाज में जा रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप इसको ये समझे सफारती सतह पर इसकी लैंग्वेज को समझ सकें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर जो हैं फातिहाना अंदाज में उन दोस्त ममालिक के पास जा रहे हैं जिन्होंने हमारी मदद की इसको भारत को शिकस्त देने में, इसके मज़मूम मकासद को शिकस्त देने में। उसमें सबसे पहला नंबर जो था वो तुर्की का था, और तुर्की में मैं बता चुका पहले भी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि सबसे बड़ा अस्करी अलाए चीन के बाद अगर कोई दूसरा मुल्क बनने जा रहा है तो वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की के पास नेटो की टेक्नोलॉजी है। नेटो के जितने ममालिक हैं उन सब की टेक्नोलॉजी का अगर आप एक जगह पर मुजाहरा देखना चाहें तो वो तुर्की है, और तुर्की ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली वेपन्स बनाने में, असला बनाने में, जहाज़ बनाने में। F-16 वो खुद बना रहा है, उसका कान एरोप्लेन का जो मंसूबा है फाइटर प्लेन का, उसमें उसने पाकिस्तान को साथ शामिल कर लिया है। और इसके साथ साथ तुर्की के साथ हम एक बहरी बेरा जो त्यारा बरदार होगा और जिस पर ऐसे जहाज़ होंगे जिनमें पायलट्स नहीं होंगे, उसका मुआहदा है। अगर आपने ये मुआहदात की तफसील देखी हो तो पाकिस्तान बहरिया के साथ जो उन्होंने किया, तुर्क एरोस्पेस वालों ने MOU साइन किया है, और ये बड़ी बात है। और यहाँ से ये पूरे का पूरा वफ़द जो है ईरान आ गया है। ईरान में हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है। और ये मैं आपको बता दूँ, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, RCD एक होती थी पाकिस्तान ईरान तुर्की के नाम से, ये RCCD है, ये रीजनल कोऑपरेशन चाइना डेवलपमेंट है। ये इसमें चाइना शामिल हो जाएगा और ये बहुत बड़ा एक सर्कल जो है भारत के इर्द गिर्द खींच दिया जाएगा। उस सांप के इर्द गिर्द जो है एक सर्कल लगा दिया जाएगा, जिसके बाद उसका फन किसी जानब नहीं जा सकेगा, ना बांग्लादेश की जानब, ना भूटान, ना नेपाल, ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना और किसी तरफ वो अपना फन फैला सकेगा। हमेशा के लिए इसको कुचलने का मंसूबा है। और ईरान आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में उन 3 ममालिक में शामिल है जो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं। बिल्कुल। और बाकी 2 का भी बता देता हूँ, एक इजराइल है और एक शुमाली कोरिया है। ये वो ममालिक हैं जो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर कहलाते हैं। और पाकिस्तान का मिलना, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, उसका मिलना और उसके ज़रिए चीन का साथ शामिल होना, तो आप समझ सकते हैं कि ये दौरा कितना अहम है इस खत्ते में अमन के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ जंग के लिए, अमन के लिए, क्योंकि भारत को समझ आएगी कि पाकिस्तान किस तरह की डिप्लोमेसी से काम लिया, पाकिस्तान ने किस तरह से तहम्मुल का मुजाहरा किया, और कैसे भारत खुद अपने दोस्तों से बारी बारी हाथ धोता जा रहा है। पहले बांग्लादेश गया, नेपाल जो कभी उसका तफैली हुआ करता था गया, भूटान उसका तफैली था वो गया, उसके बाद ईरान उसका दोस्त था जिसको उसने खुद ख़राब कर लिया, अफ़गानिस्तान के साथ उसके तल्लुकात अब ख़राब होने जा रहे हैं, चीन पहले से दुश्मन है, और हम तो भारत के लिए है ही मौत का पैगाम, हम तो और कुछ है ही नहीं। अब ये वफ़द जो है यहाँ से इसने अभी और 2 मुल्कों में जाना है, और वो 2 मुल्क जो हैं वो रशियन स्टेट्स हैं। एक तो अज़रबैजान है जिसके साथ आपने सुबह हमने बात की थी कि हम जहाज़ दे रहे हैं उनको, और दूसरा मुल्क ताजिकिस्तान है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो ताजिकिस्तान वो मुल्क रहा है जहाँ रशिया के सबसे ज़्यादा एटमी मिसाइल मौजूद थे जब ये सारा USSR हुआ करता था। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पाकिस्तान ने जो दूसरा वफ़द तैयार किया है जिसकी क़यादत जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब कर रहे हैं, उसमें मुसद्दिक मलिक शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं बहुत सारे पार्टीज़ के, वो वफ़द भी जाएगा। ये हमारा वफ़द जो फातहाना दौरा कर रहा है इस वक्त, इसका इम्पेक्ट बड़ी देर तक रहेगा और दुनिया भर में हम ये बावर कराने में कामयाब हो गए हैं कि असल दहशतगर्द और असल सांप जो है भारत है। ये कभी बांग्लादेश में सर उठाता है, कभी बलूचिस्तान को डसने की कोशिश करता है, कभी नेपाल, कभी भूटान और कभी चीन के साथ इसके अख्तलाफात हैं। तो ये अब दुनिया को बावर हो गया और आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा जो दुनिया इसको असला बेच भी रही थी वो भी इससे दूर हो जाएगी। वो एक और ख़बर है वो मैं आपको फिर उस पर डिस्कस करूँगा, उसमें क्योंकि राफ़ेल का नाम आता है, राफ़ेल बनाने वाली कंपनी का नाम आता है, फ्रांस का नाम आता है, उसके लिए एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए होगा। आपके पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये दौरा बहुत अहम है और इसको आप ये समझे कि हम जश्न फ़तह मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मनाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के इस अहम दौरे के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।